वेलकम टू वेलकम टू एनकेआर जीके जीएस। फ्रेंड्स, हम लोग सी टेट के लिए हिंदी शिक्षण जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टोटल 196 क्वेश्चंस को जो है कवर कर लिया है। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे 197 नंबर क्वेश्चन के लिए, जिसमें हम लोग गद्य पद्य को जो है कवर कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गद्य है कि मेघालय यानी बादलों की धर 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है। मेघालय, खासी, गारो और जयंतिया पर्वत। हर अंचल की अपनी अलग अलग संस्कृति है। हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। शायद कमोबेश यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है। भले ही वहां मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो, भारत में जहां भी जाइए लोग सब जगह जो है वो एक से ही है। हाँ, बोली, पहनावे, नाक नक्श में थोड़ा अंतर है। यह स्वाभाविक ही है, भौगोलिक स्थितियां ही ऐसी अंतर कर देती है। यहाँ के रंगारंग नृत्यों का अपना सौंदर्य है। नृत्य और उत्सव के जरिए शांत और संपन्नता की कामना की जाती है। अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व भारत के उत्सवों में भी तो यही भावना निहित है। खासियों के नोंगक्रेम नृत्य को देखने के बाद मासमाई गांव की गुफाओं की ओर प्रस्थान किया। तो 197 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश की विधा क्या है। तो लेखक जो है वो यात्रा वृत्तांत का वर्णन कर रहा है मेघालय के। अगला है कि हर अंचल की अपनी अलग अलग संस्कृति क्यों है, क्योंकि यहाँ के जो है भौगोलिक स्थितियों में अंतर के कारण यहाँ के अलग अलग संस्कृतियां हैं। आगे है तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती है। यह पंक्ति किस ओर संकेत करती है? तो यह पंक्ति जो है वो समाज में स्त्रियों की उन्नत स्थिति की ओर संकेत करती है। अगला है मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था से तात्पर्य है कि भूमि, धन, संपत्ति माँ से बेटे को मिलती है। माँ से बेटे को मिलती है, जिसको मातृसत्तात्मक कहते हैं। नेक्स्ट है नृत्य और उत्सव के जरिए किसकी कामना की जाती है? तो शांति और संपन्नता की जो है कामना नृत्य और उत्सव के जरिए की जाती है। अगला है पूरे भारत में उत्सवों से जुड़ी कौन सी एक बात समान लगी? तो उत्सवों से जुड़ी तो अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देना, या फिर सभी लोगों को मिलजुल करके नृत्य करना, या फिर सभी लोगों का एक सा पहनावा होना। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। नेक्स्ट है मेघालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मेघ प्लस आलय, मेघालय। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? तो पर्वत का जो है वो है गिरि। गिरि किसका पर्यायवाची है? तो गिरि जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है। पर्वत, गिरि, भूधर, शैल, अचल, महीधर आदि। आकाश, अंबर, ध्रुव, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत आदि। कमल जो है वो नीरज, सरोज, जलज, अब्ज, पंकज आदि। हवा, समीर, वायु, मारुत, वात, बयार आदि। यमुना, सूर्य सुता, सूर्य तनया, अर्कजा, कृष्णा आदि। पृथ्वी, भू, इला, भूमि, उर्वी, धरणी, वसुधा आदि। आगे है कि पर्वतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो पर्वतीय शब्द में ईय प्रत्यय जो है वो प्रयुक्त हुआ है। आगे देखेंगे फिर तेजी से तूफान का झोंका आया और सड़क के किनारे खड़े सिर्फ एक पेड़ को हिला गया।
शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे, उनमें कोई हरकत नहीं हुई। जब एक पेड़ झूम झूम कर निढाल हो गया, पत्तियां गिर गई, टहनियां टूट गई, तना ऐचा ऐचा हो गया, तब हवा आगे बढ़ी। उसने सड़क के किनारे दूसरे पेड़ को हिलाया। शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे। इस नगर में लोग या तो पागलों की तरह उत्तेजित होते हैं या दुबक कर गुमसुम हो जाते हैं। वे हर समय अकेले ही हो जाते हैं। तो इस काव्यांश में नगर के किस तरह के जीवन के को रेखांकित किया गया है। तो इस काव्यांश में जो है नगर के एकाकी जीवन को जो है रेखांकित किया गया है। किसको रेखांकित किया गया है? तो एकाकी जीवन को रेखांकित किया गया है। नेक्स्ट है, कविता की किन पंक्तियों से प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति पर संकट आने पर शेष लोग तटस्थ हैं। एक व्यक्ति पर संकट आने पर शेष लोग जो है वो तटस्थ हैं। तो शेष लोग जो है वो पेड़ गुमसुम देखते रहे। इससे जो है प्रतीत होता है कि शेष लोग क्या है, संकट आने पर तटस्थ हैं। नेक्स्ट है, तूफान का झोंका आया से क्या व्यंजित हुआ है। तो तूफान का झोंका आया से संकट आना व्यंजित हुआ है। नेक्स्ट है, नगरीय लोगों की किन दो प्रतिक्रियाओं की बात हुई है। तो नगरीय लोगों की उत्तेजित और गुमसुम होने की प्रतिक्रिया की बात हुई है। अगला है, ईचा का अर्थ क्या होता है। तो ईचा का अर्थ जो है वो टेढ़ा होना होता है। नेक्स्ट है, उत्तेजित में प्रत्यय है। उत्तेजित में जो है वो इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। नेक्स्ट है, जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है। क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाते हैं। कभी कभी मौसम में बड़ी विषमता दिखाई देती है। गर्मियों में वर्षा हो जाती है और शीतल वायु मौसम को सुहावना बना देती है। कई बार बरसात के मौसम में बादलों का नामो निशान तक नहीं रहता। कभी सर्दी के मौसम में ठंड और कोहरे से निजात मिल जाता है। हल्के फुल्के कपड़ों में आराम से घूम फिर सकते हैं। मौसम की यह प्रतिकूलता हमारे अहित में नहीं होती। यही बात मनुष्य के जीवन में सुख दुख के संबंध में उतनी ही सटीक है। व्यक्ति तथा समाज दोनों के विकास के लिए परस्पर विरोधी भावों का होना अनिवार्य है। ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या वसंत, वे एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। एक ही अभाव में दूसरे में आनंद कहाँ, सुख की अनुभूति के लिए दुख की अनुभूति होना आवश्यक है। इसके द्वारा हमारे अंदर की ऊर्जा जागती है। जिसके जीवन में इतने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही सबल होता है। वह उतना ही क्या होता है? सबल होता है। मौसम की विषमता से अभिप्राय क्या है। तो मौसम की विषमता से अभिप्राय है मौसम की प्राकृतिक विपरीतता। मौसम की प्राकृतिक विपरीतता। नेक्स्ट है, दुख विपरीत स्थितियों से क्षमता का विकास करता है। तो दुख जो है वो जूझने से जो है दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास करता है। ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या वसंत, वे एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे अंदर की ऊर्जा कैसे जागती है? हमारे अंदर की ऊर्जा जो है वो विपरीत स्थितियों में जूझने से जागती है। जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है। वाक्य का प्रकार कैसा है? तो वाक्य का प्रकार जो है वो मिश्रित वाक्य है कि जिसके जीवन में जितने दुख होते हैं इसी से संबंधित है कि वह उतने ही सबल होकर के सुख की यात्रा पर निकलता है। यह एक मिश्रित वाक्य की रचना है। आगे है, सुख दुख में समास कौन सा है। तो सुख दुख में जहां पर ऐसा जो है पट पाई आता है वहां पर होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास।
अगला है निजात का अर्थ क्या होता है? निजात मतलब छुटकारा पा जाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिकूलता में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रतिकूलता, ता प्रत्यय जो है वो प्रतिकूलता में ता प्रत्यय है। अगला देखते हैं। अगला है आज नव निर्माण के गीत गाए, माँ भारती का घर आंगन सजाए, हम सब मिल ऐसा देश बनाए, जिनके सब बच्चे पढ़ने जाएं, पाए सब पुस्तक और स्लेट, कोई कभी न सोए भूखे पेट, सदा मिले उन्हें बड़ों का प्यार, कोई न छीने अधिकार, कभी न लूटे सपनों का संसार, मेहनत से ही हो अपने सपने साकार, बच्चे खेले ऐसे खेल सदा रहे उनमें गहरा मेल, वे सब मिल ऐसा देश बनाए, घर घर में जहाँ खुशहाली छाए, समता संपन्नता के गीत गाए, देश फिर सोने की चिड़िया कहलाए। कवि किसके नवनिर्माण की बात कर रहा है? तो कवि जो है वो हमारे राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी विशेषता राष्ट्र के संबंध में कवि द्वारा कल्पित नहीं की गई है? तो खूब जो है वो सोना, ये कल्पित नहीं की गई है। इसके अलावा बच्चे शिक्षित हो, कोई भूखा ना हो और अधिकारों का हनन ना हो, ये सभी जो है वो कवि के द्वारा कल्पित किया गया है। बच्चे किस प्रकार के खेल खेलें? तो बच्चे जो है वो आपसी तालमेल वाले खेल को खेलें। कवि देश को क्या बनाना चाहता है? तो कवि देश को जो है वो समता संपन्नता युक्त सोने की चिड़िया बनाना चाहता है। समता संपन्नता युक्त जो है वो सोने की चिड़िया बनाना चाहता है। व्यक्ति के सपने कैसे साकार हो सकते हैं? व्यक्ति के सपने अपने मेहनत से साकार हो सकते हैं। सदा रहे उनमें गहरा मेल। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो वाक्य में रेखांकित शब्द जो है वो विशेषण है। क्या है? विशेषण है। अगला देखते हैं। निर्देश है 227 से 234 तक। इस प्रश्न को जो है पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। दिया है प्रकृति का विधान है, दिए बिना कुछ नहीं मिलेगा, और देने की प्रवृत्ति हो तो उपलब्धियां और सफलताएं कदम चूमेगी। उपलब्धियां और सम्मान व्यक्ति को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं, जो उसके सुचारू जीवन के लिए अपरिहार्य है। एक स्वतंत्र अस्मिता बतौर व्यक्ति तभी उभरेगा जब उसने दूसरों की बेहतरी की ठान रखी हो, यानी उसमें देने का भाव मुखर हो। उपलब्धि के प्रकरण में देने का स्थान लेने से उच्चतर और गरिमापूर्ण है, लेकिन स्मरण रहे शुरुआत देने से होगी और पहल आपको करनी है। देने का परिक्षेत्र धन या भौतिक वस्तुएं प्रदान से कहीं परे है। रोग शोक या दुष्कर परिस्थिति से त्रस्त व्यक्ति की व्यथा धैर्य से सुनने मात्र से आप उसे राहत पहुंचाते हैं। भले ही निष्ठागत व्यवहार लगनशीलता उत्कृष्ट और परहितकारी तौर तरीकों को मान्यता या प्रसिद्धि मिलने में समय लगता है, पर न भूलें आपकी मंशाओं सोच और कार्यों की पड़ताल का सिलसिला जारी रहता है। अगला है कि लेखक ने किसी से कुछ प्राप्त करने की तुलना में किसी के लिए कुछ करने के भाव को किस स्थान पर रखा है? तो उच्चतर को जो है वो रखा है। आगे है गद्यांश के अनुसार व्यक्ति को विशिष्ट पहचान किसमें मिलती है? तो गद्यांश के अनुसार व्यक्ति को उपलब्धियों और सम्मान से जो है वो विशिष्ट पहचान मिलती है। अगला है सफलता के लिए क्या होना जरूरी है? तो सफलता के लिए जो है वो अपने पहल करने का गुण जो है वो जरूरी है। देने के भाव से क्या शामिल नहीं है? देने के भाव से भौतिक वस्तुओं का दान जो है वो शामिल नहीं है। देने के भाव से शामिल जो है वो है रोग संतप्त व्यक्ति की सेवा, शोकग्रस्त व्यक्ति की सहायता और किसी व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना। ये जो है देने से भाव है। अगला है इसमें कि गद्यांश में प्रकृति के किस विधान पर बल दिया गया है? तो गद्यांश में प्रकृति के दूसरों के लिए कुछ करने के भाव को जो है वो बल दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है?
तो विशेषण जो है वो उपलब्धि जो है वो विशेषण नहीं है। प्रकरण शब्द का अर्थ, प्रकरण शब्द का अर्थ जो है वो, प्रकरण शब्द का अर्थ है विषय। क्या है? विषय। नेक्स्ट है कि परिजन की व्यथा धैर्य से सुनने मात्र से आप उसे राहत पहुंचाते हैं। धैर्य से सुनने वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा? तो धैर्य से सुनने वाले व्यक्ति के लिए धैर्यवान जो है वो उपयुक्त विशेषण होगा। आगे देखते हैं, दिया है वास्तव में मनुष्य और मानव और पशु जीवन में यह स्पष्ट विभाजक रेखा का अंकन बुद्धि और भाव तत्व ही करते हैं। मानव की सुरुचियां भी उसे पाश्चात्य स्थितियों में अलग करती है। यूं सामान्य कलात्मक के दर्शन हमें पशु पक्षियों के जीवन में भी होते हैं। चींटियां अपने सूक्ष्म बिलों के भीतर जिस प्रकार की किलेबंदी करती है वह उनकी कलात्मकता का ही परिचय है। दीमक जो किसी स्थान पर लगकर उसे भीतर ही भीतर खोखला कर देती है, उसका अपना भीतर पर्यावरण अत्यंत कलात्मक होता है और उस कलात्मकता के अपरिहार्य उपयोगी पक्ष का ध्यान रखा जाता है। पक्षियों के घोंसले तो इतने कलात्मक होते हैं कि उन्हें देखकर भी दंग रह जाते हैं। वास्तव में समूची प्रकृति ही किसी अलक्षित कलाकार की एक अत्यंत सजीव एवं सुघड़ कलाकृति है। मुख्य बात यह है कि मानव तो स्वभावतः सौंदर्य एवं कला प्रेमी है ही, पशु पक्षी तथा संस्कृति के अन्य रूप में अनवरत कलात्मक का परिचय देने वाले हैं। कला जीवन की एक स्वाभाविक सहजता और अनिवार्य प्रवृत्ति है जो भावनात्मक क्षुधाओं को संतृप्त प्रदान करती है। तो प्रश्न है कि पशु पक्षियों में सामान्यतः कलात्मकता पाई जाती है, तो तिनकों आदि से घोंसलों का निर्माण करने की कला जो है वो पाई जाती है। कौन से दो तत्व मानव को पशु से अलग करते हैं? तो भाव एवं बुद्धि जो है वो मानव को पशुओं से अलग करते हैं। अगला है किसी भी वस्तु में कलात्मक के साथ साथ और किस पक्ष को ध्यान में रखना अनिवार्य है? तो उपयोगिता को जो है वो ध्यान में रखना अनिवार्य है। आगे है गद्यांश में दीमक की किस विशिष्टता की बात की गई है? तो गद्यांश में दीमक की जो है वो ये अपना घर बहुत कलात्मक तरीके से बनाते हैं। गद्यांश के अनुसार संस्कृति शब्द का अर्थ है, तो गद्यांश के अनुसार संस्कृति शब्द का अर्थ जो है वो सृष्टि है। अगला है कला जीवन की एक स्वाभाविक सहजता और अनिवार्य प्रवृत्ति है। कला के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त विशेषण का चयन करना है, वो होता है सरस। क्या होता है? सरस। जो भावनात्मक क्षुधाओं को संतृप्त प्रदान करती है। रेखांकित से आशय क्या है? तो ये आशय है सौंदर्य बोध। क्या आशय है? तो सौंदर्य बोध जो है वो आशय है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने जो है ये फर्स्ट अध्याय को समाप्त कर लिया। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भाषा के जो है भाषा विकास का अध्यापन। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।